शार्क टैंक का बिहाइंड द सीन्स क्या है? शार्क टैंक आई मस्ट से इट्स अ ब्लेसिंग। अभी कोई चाय की दुकान लगा रहा है, उसको स्टार्टअप बोल रहा है और उसके ऊपर मोटिवेशन कोट दे रहा है, तो उसका सिचुएशन क्या होने वाला है सबको पता ही है, राइट? एक्सेप्ट उनका भी सजेशन लिया, देन वी डिसाइडेड नॉट टू टेक मनी। आज भी वो शार्क से आपका कनेक्शन है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करूंगा। जर्नी स्टोरी में योगेश शिंदे सर का स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। मेरा नाम योगेश शिंदे है। मैं बाम्बू इंडिया का फाउंडर हूँ। बाम्बू इंडिया आप सबको पता है कि एक फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप है पुणे से, और हमारा एक मिशन है बाम्बू फॉर प्लास्टिक। तो उसके लिए हम काम करते हैं, और जितने भी डेली एमिनिटीज़ है, जैसे स्ट्रॉज है, टूथब्रश, ईयरबड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम प्लास्टिक से बाम्बू में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके ग्रेट सर। जैसे कि हमने सब शार्क टैंक में भी इन्हें देखा है सीजन 1 में, जो कि फंडेड हुए थे अश्विनी ग्रोवर सर एंड अनुपम मित्तल सर से। फैंटास्टिक। शार्क टैंक के बारे में भी मुझे जानना है, बट लेट अस कंसीडर, पहले हम आपके पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आप 14 इयर्स कॉर्पोरेट फील्ड में थे, ओके? सो 14 इयर्स कॉर्पोरेट फील्ड में थे। नाउ हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट फील्ड टू द एंटरप्रेन्योरशिप? मैं ये ट्रांजिशन जानना चाहता हूँ। लाइक कॉर्पोरेट फील्ड्स में आप बड़े बड़े कंपनीज में थे, इवन यू आर वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेस, इवन यू आर टेक महिंद्रा फॉर 8 इयर्स। सो इतनी अच्छी तो लाइफ चल रही थी। सो व्हाई डिड यू शिफ्ट, हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट फील्ड्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप? एक्चुअली हर किसी के लाइफ में अलग अलग पड़ाव आते हैं। मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसे ही पड़ाव थे। जैसे जब मैं कॉलेज टाइम में था, तब मुझे पता नहीं था कि बिज़नेस क्या होता है, या फिर बिज़नेस करने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए होती है। बिकॉज मैं आता हूँ टीचर्स फैमिली, तो हमारे घर में सब टीचर्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि बिज़नेस का कोई एंगल नहीं होता। तो उस टाइप में सब, जैसे हर एक एंटरप्रेन्योर्स या फिर हर कोई यंगस्टर की जर्नी होती है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब पे जाना है, एक अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है, उसके बाद मुझे फिर एक फॉरेन जाना है, एक घर सेटल करना है। तो ये सब मेरी भी नॉर्मली इच्छा थी। अच्छा। और वो मेरी हो रही थी। टाइम टू टाइम मुझे बहुत अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली, और एक, जैसे आपने कहा, 14 साल का मेरा स्टेप जर्नी चालू थी। तो उसमें से अराउंड 4.5 ईयर्स 5 ईयर्स में यूरोप एंड यूके रीजन में था। तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम मिला कि सोचने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अपार्ट फ्रॉम द जॉब मेरी क्या एस्पिरेशंस है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इंडिया में होते हो, तो आप आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली, आपके दोस्त, इन सब से इतने घिरे हुए होते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप बाहर होते हैं तो आपकी फैमिली और आप, ये दो ही चीज़ें होती है। तो मुझे काफ़ी टाइम मिला उस टाइम पे कि सोचने के लिए खुद के बारे में, अपने देश के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में। तो सोचा कि इट्स गुड टाइम, क्योंकि मेरे जो भी माइलस्टोन थे सब मेरे अचीव हो चुके थे तब तक। एंड मैं खुद को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि काफ़ी अर्ली यंग एज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो मुझे लगा कि अभी अगर इतना सब कुछ हो गया है, तो व्हाई नॉट डू सम काइंड ऑफ अ रिस्क एंड डू समथिंग फॉर द नेशन। तो इसके लिए फिर मैं सोचा कि एक इंडिया में आते हैं, 1 साल का ब्रेक लेते हैं, कुछ R&D करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होता है देन विल डू कंटिन्यू बिजनेस, एल्स अगर मेरा कॉर्पोरेट लाइफ तो वैसे भी सेटल था, मैं कभी भी बैक जा सकता था उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, और वो ब्रेक मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो अभी 1 साल का 2 साल, 2 साल से 4 साल, 4 से अभी 8 साल हो गए, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस सेकंड जर्नी। ओके सो ये बाम्बू इंडिया का ही क्यों, बाम्बू इंडिया का आइडिया कैसे आया आपको? स्पेसिफिक बाम्बू इंडिया मींस आप पहले से वहाँ से सोच के तो बिल्कुल नहीं आए होंगे कि बाम्बू इंडिया ही समथिंग, कुछ आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा, दैट्स द थिंग यू आर स्टार्टेड बाम्बू इंडिया। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेसमैन को आप पूछोगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसको कुछ दिखा और एक यूरेका मोमेंट आ गया। वो एक जर्नी होती है, अलग अलग इनिशिएशन पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे कि कुछ करना है। तो जब मैंने ये एनालिसिस स्टार्ट किया, तो मुझे सबसे पहला एनालिसिस था कि मुझे 3 चीज़ों का मुझे
बहुत क्लियर था कि मुझे 3 चीज़ों करनी है। एक तो मुझे खुद का कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, सेकंड था मुझे कुछ भारत के लिए करना है, इंडिया को कंट्रीब्यूट हो या फिर इंडिया का नाम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लिया जाए, एंड थर्ड था कि मुझे फार्मर के साथ एसोसिएट होना है। बिकॉज देर आर सम इंसिडेंट ऐसे हुए थे उस दौरान मैं जब जर्मनी में था, या फिर मेरे आसपास बहुत किसान लोगों से मेरा संबंध आता है, तो मुझे पता था कि एक उनके लिए बेटरमेंट के लिए अगर मेरा कुछ आइडिया काम कर जाए तो इट्स गुड। तो फिर ये तीनों चीज़ें मुझे ऐड करनी थी मेरे बिजनेस में। एंड फॉर्चुनेटली जब रिसर्च चालू किया तो बाम्बू मुझे ऐसा एक मटेरियल मिला कि जिसमें ये तीनों चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई नॉट देन बाम्बू ऐसे। एंड पुणे स्पेशली पुणे के सराउंडिंग में बहुत सारा बाम्बू रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नॉट ओनली पुणे बट इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे पास इतना अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो क्यों ना उसको हम कन्वर्ट करके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाएं। सो बाम्बू से आई थिंक मैंने आपको देखा था यू आर बाम्बू इंडिया इज अवेलेबल इन 18 कंट्रीज एज वेल। हाँ, मतलब हमने स्टार्ट किया था तो बेसिकली हमारा आज भी प्राइम मोटो है कि इंडिया को ही कटर करना है, बट हमको बहुत सारे ऑर्डर आते गए। फिर यूएस से ऑर्डर आए, फिर ऑस्ट्रेलिया से आए, जर्मनी से आए, और अभी ऑलमोस्ट इफ़ यू काउंट इंडिविजुअल कंट्री तो वी क्रॉस मोर देन 42 कंट्रीज सो फार कि जिनको हमने सप्लाई किया है। और 18 कंट्रीज़ जो हम रेगुलर भेजते हैं, एवरी अल्टरनेट मंथ हम यूएस में भेजते हैं, दुबई में भेजते हैं, या फिर यूरोप में भेजते हैं। तो 18 कंट्रीज इज़ जस्ट लाइक वेरी रेगुलर ऑर्डर आते हैं, बट अराउंड 42 कंट्रीज हमने तो अब तक रीच हो चुका है। सो अक्सर सर आइडिया सबको आते हैं, चीज़ें आपको भी आई होगी बाम्बू इंडिया का, बट उसे एग्जीक्यूट कैसे किया? वो एग्जीक्यूशन का जो पीरियड है, लोग आइडिया एक स्टेज होता है, आइडिया से एग्जीक्यूशन तक जाने का एक अलग स्टेज होता है, वो स्टेज के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आइडिया आने से चीज़ें नहीं होती हैं। नहीं, यू आर करेक्टली सेड, यू आर मोर मैच्योर देन योर एज आई मस्ट से। तो डेफिनेटली आइडिया का कोई वैल्यू नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज भारत में ही कम से कम 140 लोग हैं, तो रोज़ कम से कम 200 करोड़ आइडियाज़ आते होंगे लोगों को तो लेकिन उसमें से बहुत ही कम कन्वर्ट होती है बिजनेस में। Of course. तो उसका रीज़न है कि उसके पीछे मेहनत लगती है। उसके पीछे आपको लगता है कि आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, बट आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे कम से कम मोर देन 100 लोग जो बाम्बू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में आज भी काम कर रहे हैं, अभी इसी वक्त भी काम कर रहे हैं। तो ये टीम बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जीक्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टीम वर्क। आपको एक अच्छी टीम होनी चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको आपका जो आइडिया है वो किसी के बेनिफिशियल कैसे होगा। आपका जो मिशन स्टेटमेंट है या आपका विजन है वो आपके प्रोडक्ट के थ्रू कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड एक बार वो होता है तो पब्लिक विल परस्यू दिस प्रोडक्ट एज देयर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, एंड वो फिर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी आपको रखना है, आपको जो भी करना है। आपको नेगेटिव बातें लोगों की सुन के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, या फिर बहुत ही अच्छी बातें सुन के भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो एंड जस्ट डटे रहो, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ T20 गेम कि आप आए 20 ओवर में मतलब शॉट मार दिया, रन हो गए। इट्स ए टेस्ट मैच, आपको डटे रहना है, लॉन्ग रन का गेम है, इट्स अ मैराथन। यस एग्जैक्टली। जो रुका वो सक्सेस है, जिसने क्विट किया वो हार गया, बस ऐसा इतना सिंपल रूल है। तो सर बाम्बू इंडिया का जब स्टार्ट किए थे तो पहला सेल्स आपने कुछ एक्सपेक्ट किए थे कि इतना हो जाएगा? तो हाँ पक्का आइडिया चल रहा है समथिंग? नहीं, हर एक का होता है, सिर्फ मेरा ही नहीं था, बट नॉर्मली हमने जब पहला प्रोडक्ट बनाया था तो हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। सबसे पहली बात, मैं जब बाम्बू इंडिया स्टार्ट किया था तब मेरा जॉब चल रहा था, मैंने इमीडिएट ब्रेक नहीं लिया, मैंने आइडिया के ऊपर काम शुरू किया, फिर पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। जैसे हमारा बाम्बू स्पीकर पहला प्रोडक्ट था, उसको लॉन्च किया, उसका फीडबैक लिया दोस्तों से, फिर धीरे धीरे वो शुरू किया। एंड जब मुझे ऐसा एक टाइम आया कि मुझे लगा कि मुझे जस्टिस, ना मैं जॉब में जस्टिस कर पा रहा हूँ ना मैं बिज़नेस में कर पा रहा हूँ, तो मुझे आई हैव टू स्टॉप समवेयर।
तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है। तब तक हमने एक अच्छा 10-12 लाख का सेल बाम्बू स्पीकर, डेस्क ऑर्गेनाइजर के थ्रू ऑलरेडी कर चुके थे हम। Okay. तो बाम्बू इंडिया कितने प्रोडक्ट्स बनाता है अब? आज हमारे पास 48 SKUs है अभी। Okay, 48 प्रोडक्ट्स। 48 प्रोडक्ट्स, यस। ओके, किस किस फील्ड में मीन्स पहले स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से थे, मीन्स स्टार्टिंग से क्या था? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट 5 कैटेगरी में डिवाइड है। ओके। तो सबसे पहला है ओरल केयर। तो ओरल केयर में बाम्बू टूथब्रश, टंग ब्रश, टंग क्लीनर, उस एज ये है। सेकंड में पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर में भी है बाम्बू स्ट्रॉ, बाम्बू वाटर बॉटल, उसके बाद बाम्बू कॉफ़ी मग, बाम्बू कोम, ये पर्सनल केयर में। तीसरा आता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या गिफ्टिंग नॉर्मल। तो गिफ्टिंग में भी है बाम्बू स्पीकर, डेस्क ऑर्गेनाइजर, नोट पैड, उस टाइप में। फिफ्थ में आता है स्टेशनरी, उसमें बाम्बू पेन, बाम्बू पेंसिल्स, राइटिंग पैड्स। एंड लास्ट में आता है पेट केयर। तो पेट केयर में हमारे पास जैसे ह्यूमंस के लिए टूथब्रश है, वैसे पेट के लिए भी, जैसे कुत्ते के लिए भी ब्रश है, बिल्ली के लिए भी ब्रश है, मेड फ्रॉम बाम्बू, विच इज़ मेड फ्रॉम बाम्बू, यस। एंड उसके बाद पेट केयर के लिए हेयर कॉम्ब है, हेयर श्रेडर है। तो ऐसे 5 कैटेगरी में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। So why do you think like people will buy your products? The main purpose? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मुझे एक सिंपल है कि जब मैं जर्मनी में था, जब मुझे ये आइडिया परस्यू हुआ पहली बार, उसका रीज़न ऐसा था कि जर्मनी में जब मैं था 2009-2014, तो लोग नॉट ओनली जर्मनी बट यूरोप में लोग काफ़ी सस्टेनेबली अवेयर थे। उनको एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस पता चल गया था। या यूरोप में एक ट्रेंड है और अभी भी फॉलो करते हैं। तो मिनिमल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, रीयूजेबिलिटी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो मैंने जब ये सोचा, जब मैंने देखा, तो मैंने ये महसूस भी किया कि हमारे इंडिया में इफ़ यू सी रीयूजेबिलिटी एंड रिसाइकल्ड, ये हम एंशिएंट टाइम से चल रहा है। जैसे दातून हम करते हैं वो भी सस्टेनेबल था, राइट। नीम का जो दातून करते हैं, मिसवाक का जो करते हैं, या पहले हम शादी में भी जाते थे तो लीव्स के प्लेट मिलते थे हमको खाने के लिए, राइट। तो वो भी एक रिसाइकल्ड है, रीयूज है। तो जैसे ही यूरोप में ये ट्रेंड शुरू हुआ, तब मैं फॉर्चुनेटली वहीं पर था। तो मुझे लगा कि यही ट्रेंड इंडिया में भी आने वाला है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो 4-5 साल पहले यूरोप, यूएस से आ चुका होता है। फिर वो ड्रेसिंग हो या टेक्नोलॉजी हो। तो मुझे ये पता चला कि ये ट्रेंड तो अभी आने वाला है। एंड जब मैं इंडिया आया था तब मैंने देखा कि ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत सारे मिलेनियल किड्स से मिला या जेनजी किड्स से मिला, मेरी एज ग्रुप के लोगों से मिला। तो वो सब चाहते थे कि उनको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, बट उनके लिए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि वाई आई नॉट बी ए कैटलिस्ट टू मेक दोज प्रोडक्ट्स एंड मेक दिस प्रोडक्ट्स अवेलेबल। एंड मुझे देख के फिर और 10 लोग भी आगे आए, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल सेट करता हूँ कि मैं यूरोप में से आके अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, तो अगर मुझे भी कुछ 1-2 लोग भी फॉलो करते हैं और उनकी आइडिया सक्सेस हो जाती है, देन इट इज़ अ विन सिचुएशन फॉर सोसाइटी और कम्युनिटी, फॉर इंडिया एज वेल। बिल्कुल सही स्टोरी है सर आपके, फैंटास्टिक। सो इस बाम्बू इंडिया प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड विद केमिकल्स, और क्या क्या मीन्स बनाने में क्या होता है एग्जैक्टली द प्रोसेस? अभी देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाम्बू के होते हैं। एक होता है स्ट्रिप बेस्ड प्रोडक्ट होता है। अभी जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं उनमें ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब हम केमिकल ट्रीट नहीं करते उसको, बिकॉज दे आर ओरली कंज्यूमेबल। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश, वो तो मुंह में जाता है, तो वहाँ पे आप केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट दोज प्रोडक्ट्स विच आर मेंट टू बी यूज फॉर द टेबल टॉप आइटम्स, या फिर बाहर सनलाइट में एक्सपोजर होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बाम्बू स्पीकर होता है, राइट, या फिर आउटडोर के कोई एप्लीकेशन होते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ कोटिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेचर, बारिश से, धूप से। लेकिन जो ओरल केयर या फिर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कलर्स, केयरफुल विद द कोटिंग, सो दैट इट विल नॉट हार्मफुल फॉर द नेचर एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग। ओके सर, अब मैं आपके पर्सनल जर्नी से हटके मैं शार्क टैंक के बारे में जानना चाहता हूँ। शार्क टैंक का बिहाइंड द सीन्स क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए शार्क टैंक के बारे में। शार्क टैंक, आई मस्ट से इट्स अ ब्लेसिंग। ये बहुत ही राइट टाइम में इंडिया में आया है। जब हम स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेड इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो शार्क टैंक इज़ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म
मेरी जर्नी शार्क टैंक की बहुत ही मेमोरेबल थी मेरे लिए। हमको अप्रोक्सीमेटली जुलाई में हमने अप्लाई किया था, जुलाई 2021 में। तब मैं ऐसे ही बैठा था तो मुझे एक SMS आया कि शार्क टैंक इंडिया इज स्टार्टिंग एंड दिस इज़ द लिंक फॉर द अप्लाई। तो मैंने शार्क टैंक ऑलरेडी US का, ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी देख चुका था मैं। तो मुझे पहले आइडिया थी कि मुझे पता था कि क्या होता है, शार्क क्या करते हैं, वो क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको कैसे पिच करना होता है। एंड यू कैन से कि वो मेरे दिमाग में था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मुझे, हर किसी को लगता है कि हम कभी ना कभी टीवी पे आए, हमें और कुछ अच्छे रीज़न से आए। हमको वहाँ पे टेलीविज़न पे जाके कोई डांस शो में तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर कोई स्कूल कंपटीशन तो है नहीं अभी तो मुझे लगा कि ये शार्क टैंक का शो है, ये मेरी ये ड्रीम फुलफिल कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे मेरे जो विशेष थे जो मुझे फुलफिल करने हैं, जैसे टेलीविज़न पे आना, एक लोगों को पता चलना है कि आप बिज़नेस क्या कर रहे हो। अभी जब मैं IT कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो लोग मुझे जानते थे मेरी क्रिएटिविटी के बारे में, मेरे इनोवेशंस के बारे में, मेरे टाइटल के बारे में। तो जब मैंने ये जॉब छोड़ा तो दे आर नॉट अवेयर कि यार ये बंदा करके रहा है। अच्छा, तो दैट वाज द गुड प्लेटफॉर्म टू कन्वे दैट मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद जब मैंने बाम्बू चूज़ किया तो आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि लोग बहुत हमारा वेलकम करेंगे। बट जैसे हमने बाम्बू में प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तो लोगों को लगा कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ वन काइंड ऑफ NGO और काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बाम्बू को कभी बिजनेस समझते नहीं थे। तो मेरे लिए गवर्नमेंट का कुछ प्रोडक्ट है और ये अपना रोजी रोटी का चला रहा है। तो मेरे लिए वो एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था सोसाइटी में कि बाम्बू से भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। तो ये सारी ड्रीम जो मेरी थी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही स्ट्रांग थी। और मुझे पता था कि अगर शार्क टैंक नहीं तो कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। तो मैंने बहुत दिल से वो फॉर्म भरा। फिर उसके बाद वन बाय वन स्टेप उनकी प्रोसेस होती है, जैसे पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, फिर डिटेल एप्लीकेशन होता है, फिर टेलीफोनिक राउंड होता है, फिर एक ऑडिशन राउंड होता है एंड देन फाइनली शूटिंग राउंड होता है। तो ऐसे 4-5 राउंड हुए। फिर फाइनली हम दिसंबर फर्स्ट वीक में मुंबई हमको बुलाया था और हमको फिर वहाँ पे ऑडिशन हुआ। फिर बाद ड्रेस का टेस्ट हुआ, फिर हमारा जो पिच था पिच का टेस्टिंग हुआ एंड देन फाइनली वी अपीयर ऑन द इन फ्रंट ऑफ शार्क्स एंड फिर रेस्ट इज द जर्नी सबको पता है कि क्या हुआ है। ओके, सो आपको उससे बाद क्या हुआ है एपिसोड में अश्विनी ग्रोवर जो कि MD एंड डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भारत पे के, और अनुपम मित्तल जो कि फाउंडर है, CEO है आज भी शादी.com से, उन्होंने इनको फंडिंग दी है। सो आज भी वो शार्क से आपका कनेक्शन है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करूँगा क्यों, क्या हुआ था कि जब हम शार्क टैंक में गए थे तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। हमको सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए थे एज अ फंडिंग, बिकॉज उसको आपको पता है उससे पहले कोविड आया था। तो कोविड के हिट में हमारा काफ़ी हम डेट में चले गए थे। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पैसे लिए थे एंड मुझे इमीडिएट पैसे चाहिए थे कि उनको भी मुझे रिपे करना है। तो शार्क टैंक दैट टाइम वाज द ओनली होप कि वहाँ से पैसे आते हैं तो मैं इनको दोस्तों को जितने पैसे लिए हैं उनको दे दूँगा। तो जैसे ही शार्क टैंक में मैंने पिच किया, जो डिमांड की, तो मुझे वो पैसे मिल गए। बट उसके बाद जब मैं घर आया और जब एपिसोड लाइव हुआ तो जो मैंने 80 लाख मांगे थे तो वो मेरे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ऑनलाइन बिजनेस से 1.6 करोड़ मिल गए। मतलब बिजनेस ही 1.6 करोड़ का हो गया ऑनलाइन। आपको ये एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड एनर्जी करके जो कि दिवस बचारे सर है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे, जनरेशन में उनका पॉडकास्ट किया था। उन्होंने भी ये बात किया कि जो शार्क टैंक्स में आते हैं उसके बाद जब आते हैं तो सेल्स बहुत डबल हो जाती है। डबल नहीं, मतलब मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो हमको वो वहाँ पे अराउंड 1.5 करोड़ मिल गए, कस्टमर से ही मिल गए। तो फिर हमने सोचा कि फिर क्यों फंडिंग लेना है। तो फिर हमने जब उनसे बात की शार्क से तो उनको बता दिया कि हमारा रिक्वायरमेंट जो था वो फुलफिल हो गया है। तो अभी वी आर नॉट अवेयर कि हमको पैसा लेके करना क्या है,
बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी फंडिंग है। तो उन्होंने भी बहुत ही प्यार से हमको समझाया कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो पैसा मत लो, तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी पैसे की ज़रूरत होती है देन यू कैन कम टू अस विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फिर हमने वो एक्सेप्ट उनका भी सजेशन लिया एंड देन वी डिसाइडेड नॉट टू टेक मनी। एंड आज भी हम बूटस्ट्रैप है, आज भी हम 100% ओन कंपनी है, आज भी हम जीरो डेट कंपनी है एंड वी आर प्रॉफिटेबल कंपनी। सो ये शार्क टैंक का बिहाइंड द सीन्स था, मतलब अगर नहीं भी लेना ऑन द स्पॉट आपको रुपीज नहीं मिलते। इवन देवस जो बचारे सर आए थे, देवस सर, वो कहे थे कि जो मनी होता है वो अराउंड उनको 6 मंथ्स बाद मिला, जो फंडिंग मिलती है। नहीं वो तो मतलब अभी क्या होता है कि शार्क टैंक में जो वहाँ पे कमिट होता है, अगर उन्होंने कमिट किया आपको 50 लाख या 60 लाख, तो उसके बाद उनका होता है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है। तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपने जो कहा है वो वेरीफाई करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा देन दे विल आपको वो पैसे दे सकते हैं, मतलब देते हैं नॉर्मली। अभी ये प्रोसेस को मिनिमम 2 महीने से 4 महीने लग सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज वो भी थर्ड फंडिंग नहीं, इमीडिएटली कोई नहीं देगा ना, क्योंकि आप शार्क टैंक में जब जाते हो तो हार्डली 1 घंटे की बात करते हैं उनसे, तो 1 घंटे में किसी को बिजनेस समझ में नहीं आता, एक आइडिया आ जाती है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वहाँ पे कमिट हुआ है 50 लाख, लेकिन जब ड्यू डिलिजेंस हुआ तब पता चला कि 50 लाख में कुछ नहीं होगा, तो दे इंक्रीज द अमाउंट 50 लाख टू 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। तो ये तो नेचुरल है, वो होता ही है, मतलब सो दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग। ओके सो और इसके अलावा जो कि ऑडियंस को नहीं दिखाया जाता है शार्क टैंक में, वो ऐसा क्या चीज़ है या ऑडियंस को पता नहीं है और ये चीज़ें होती है, जैसे आपने कुछ चीज़ें अभी शेयर की? और नहीं वैसे देखो अभी क्या होता है कि हमारे केस में क्या हुआ था कि हमारा डिस्कशन हुआ था 1 आवर 20 मिनट्स, तो ऑलमोस्ट 80 मिनट्स 70 मिनट का शूट हुआ था, 72 73 मिनट्स का, और टीवी में जो दिखाया वो सिर्फ 10 मिनट का था। तो उन्होंने काफ़ी एडिट किया, वहाँ पे बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी, वो वहाँ पे नहीं दिखाई। बहुत सारी बातें कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थी, वो उन्होंने नहीं दिखाया। बट इट्स अराउंड 1.5 आवर्स का एवरेज टाइम होता है एवरी पिच का, एंड इट वाज वेरी रिगरस क्वेश्चंस होते हैं, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, एंड बहुत ऑनेस्ट शो है। मतलब अगर किसी ने शार्क टैंक पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जो जितने भी पार्टिसिपेंट आज तक आए हैं ऑलमोस्ट तीनों सीज़न के मिला के 300 साढ़े 300 लोग होंगे जो आज भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में है। और अब किसी से भी पूछो, कभी सोनी टेलीविज़न ने 1 रुपये उनसे कभी मांगा नहीं। हमको पूरे 5 दिन जब हम मुंबई में थे तो 5 दिन का पूरा स्टे स्पॉन्सर किया था, 5 स्टार होटल था, जाने आने के लिए प्रॉपर व्हीकल थी। उसके बाद बहुत लोगों, अभी तो मैं पुणे से गया था तो मेरा ट्रांसपोर्ट का कोई चार्जेस नहीं था, मैं खुद ही गया था। तो बाकी लोगों के लिए तो उन्होंने कार भेजी थी या फिर एयर फेयर दिया था। तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं सोनी टेलीविज़न एज वेल एज द शार्क्स। अभी इवन दो वी आर नॉट डायरेक्टली टेकन द फंड्स, फिर भी हमारी बातचीत होती रहती है, थॉट एक्सचेंज होते रहते हैं, बहुत सारे मीटर्स में हम मिलते रहते हैं। तो अभी एक कम्युनिटी बन गई है विच इज़ वेरी गुड फॉर द नेशन। सर शार्क टैंक के पीछे इतना सारा कुछ होता है, ये तो आप बता दिए। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच फॉर इट। आज भी अश्विनी ग्रोवर और अनुपम मित्तल से बात होता रहता है आपका? डायरेक्ट नहीं, बट कहाँ कनेक्टेड है, समहाउ कनेक्टेड है। अगर उनको कोई मैसेज देना होगा तो है कनेक्शन। अभी क्या है, देखो वो उनके लाइफ में बिजी है, उनके बिजनेस में बिजी है, हमारा रूटीन में हम बिजी हैं। हाँ, बट कभी किसी फंक्शन में या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, और दे आर वेरी फैंटास्टिक पीपल, दे आर वेरी, मतलब हमको पता नहीं था कि इन्वेस्टर इतने फ्रेंडली भी हो सकते हैं। ये शार्क टैंक के दिन पता चला आपको? Yes. ओके, जो आपकी 14 इयर्स की आईटी की जर्नी थी और आपका जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी था, इवन यू आर द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एट बाम्बू इंडिया। तो ये दोनों में आप मींस आईटी कंपनीज के क्या सीखे, और वो जो स्किल्स जो आपने आईटी कंपनी से सीखे वो बाम्बू इंडिया में कैसे? ये दोनों भी अलग जर्नी है, डिफरेंट ऑल टुगेदर।
आईटी कंपनी, ये आप बोल सकते हो कि उन्होंने मुझे ग्रूम किया। जैसे मुझे मेरा पहला जॉब था, मेरा पहला पैसे कमाने का एक्सपीरियंस था, तो ये सारी जर्नी मैंने आईटी कंपनी में कंप्लीट की। तो आईटी कंपनी ने मुझे सिखाया बिज़नेस क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एसओपीज़ क्या होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चली, आईटी कंपनी से पता चली। आईटी कंपनी नहीं, मतलब किसी को भी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, किसी को अगर बिजनेस करना है तो पहले 3-4 साल आप किसी कंपनी में जाके काम करो, वहाँ पे जाके सीखो कंपनी कैसी चलती है, पैसे कैसे कमाते हैं, प्रोसेसेस क्या होती है, टीम क्या होती है, हाउ टू रिपोर्ट समवन, हाउ टू टेक रिपोर्ट फ्रॉम समवन, ये सब चीज़ें सीखनी होती है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि अगर आप खुद से सब शुरू करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि गलती आप करोगे, और वो गलती अगर हल्के में निकल गई तो ठीक है, अगर वो गलती बहुत महंगी पड़ी तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है, राइट। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और अभी जब बिज़नेस चालू किया तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो काम में आई वो थी पीपल मैनेजमेंट। सेकंड आई थी प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर टीम। आप आपके टीम को भी कंटिन्यू कुछ तो नया नया सिखाते रहो, उनकी जो क्यूरियोसिटी हमेशा बढ़ाते रहो। तो ये भी बहुत चीज़ें मैं वहाँ पे सीखा। मैं एक अजाइल कोच था, तो अजाइल कोच का वही काम होता है कि टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड टू मेक द प्रोसेस बेटर एंड बेटर। तो ये मैंने सेम इम्प्लीमेंट मैंने मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में किया, या फिर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ कंसल्टेंसी के लिए, या फिर जहाँ पे भी जाता हूँ कॉलेज के किसी फंक्शन के लिए, तो मैं उनको यही बातें बताता हूँ कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ परफेक्शन। आपको हमेशा कुछ ना कुछ इवॉल्व होता ही रहता है, देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो Okay, these are the learnings from your IT journeys. यस यस। So, जैसा आपने कहा 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अभी आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को देखा जाए तो they are 18-19 years old, boy or girl or anyone. They are means making the business $1 billion. Let us take the example of Zepto. आपको Zepto पता है? Yeah. Definitely. So it's a e-commerce company जो कि ग्रोसरीज डिलीवरी करती है, एंड द फाउंडर्स आर जस्ट 22 years old. वो प्रॉफिटेबल है। देखो देर आर 2 टाइप्स। अभी अगर आप जेप्टो की बात करते हो, या ओयो की बात करते हो, या फिर जोमेटो की बात करते हो, तो देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको एक्सपीरियंस आना ही चाहिए। देखो तेंदुलकर एक ही था, राइट। अभी आप उसको अगर पूछोगे आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने मैचेस रणजी के खेले हो पहले, इंटरनेशनल डेब्यू के, तो नहीं ज़्यादा खेले थे, राइट। उनका डायरेक्ट इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था। तो तेंदुलकर एक ही होता है, राइट। लेकिन हम सब तेंदुलकर के जैसे है ऐसे पता नहीं है। तो इसके लिए दैट इज़ अ गुड एरिया। देखो अभी मुझे पता नहीं है कि जेप्टो के फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, राइट। और जेप्टो या फिर कोई कंपनी एक आदमी की नहीं होती, वो एक ग्रुप होता है, राइट। उनके मेंटर होते हैं, उनका इकोसिस्टम होता है। तो व्हाट आई प्रिफर कि देखो अगर आपको करना है आप कर ही सकते हो, मैं तो रोकने वाला नहीं हूँ, एज सिंपल एज दैट। बट स्टिल दिस इज़ माई एडवाइस कि अगर आपको एक सक्सेसफुल सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो फिर जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो, वो मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बॉर्न लीडर हूँ, मैं बॉर्न एक्सलेंट हूँ, तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। In case if I would say if you have to hire someone at the age is only 20 years, so will you? Why not? नहीं, हायर के लिए तो हमारे यहाँ पे तो मैं तो कभी एजुकेशन देखता नहीं हूँ, मैं एज भी देखता नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि उसका एटीट्यूड क्या है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू वर्क विथ अस, इफ़ ही बिलीव्स इन द विजन विच वी हैव, देन वी रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बिकॉज परफॉर्मेंस मैटर्स, एटीट्यूड मैटर्स। स्किल तो हम एक्वायर कर सकते हैं, एटीट्यूड वो खून में ही होता है। जैसे कि हमें पता है इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स जनरेट होते हैं, अराउंड 10 lakhs प्लस, और उसमें से कुछ 10% ही मीन सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें से 0.1% सिर्फ यूनिकॉर्न्स बनते हैं, एज यू ऑल नो। अब जो फेल होते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और जो यूनिकॉर्न्स बनते हैं तो खैर उनका तो पता है। नहीं, अभी देखो unicorn is a myth, honestly. I don't believe in unicorn kind of stuff, honestly.
वो वैल्यूएशन का गेम है। मेरे लिए कंपनी प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एनी बिजनेस। तो कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल, कंपनी शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये दोनों चीज़ तो होने ही चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो फेलियर का रीज़न वही है, मैंने जैसे अभी कहा कि अभी जैसे बहुत साल पहले एक ट्रेंड आया था कि सबको इंजीनियर बनना है, सब इंजीनियर। सेकंड वापस ट्रेंड आया सबको आईटी प्रोफेशन बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये बनना है। अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है सबको आपके नाम के आगे फाउंडर लगाना है। तो हमको वो फाउंडर टैग में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका विजन क्या है, आप क्या स्टार्टअप बना रहे हो। अभी कोई चाय की दुकान लगा रहा है, उसको स्टार्टअप बोल रहा है और उसके ऊपर मोटिवेशन कोट दे रहा है, तो उसका सिचुएशन क्या होने वाला है सबको पता ही है, राइट। ठीक है, अब हमको किसी का नाम नहीं लेना है, बट या ओके। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पुणे में येवले चाय है, उनके मोर देन 500 फ्रेंचाइजीज हैं। मैंने उस बंदे का आज तक कहीं इंटरव्यू देखा नहीं, बिकॉज वो लगा पड़ा है, अपने काम में लगा पड़ा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। मैंने उनसे मिला भी हूँ, मैं वो ओनर फाउंडर से मिला भी हूँ। बहुत ही ग्राउंडेड बंदे हैं, अपने धंधे पे फोकस कर रहे हैं, कहीं पे भी जाके किसी फोरम में फालतू का ज्ञान नहीं बांट रहे वो, राइट। तो जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस। आजकल वही होता है कि जैसे ही आपका स्टार्टअप शुरू हो गया, लोग रिबन काटने के लिए पहुंच जाते हैं, कॉलेज में लेक्चर देने के लिए पहुंच जाते हैं, और कॉलेज में भी इतने सारे फंक्शन होते हैं, वो भी किसी को उठा के लेके आते हैं। तो या फिर देर आर वेरियस मैगजीन जो पेड प्रमोशन करते हैं, फेक अवार्ड्स देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सोसाइटी में अलग ही इंप्रेशन चला जाता है स्टार्टअप का, और उस चक्कर में, उस फ्लो में बहुत सारे स्टार्टअप बह जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि उनका मिशन क्या था, उनको करना क्या था, एंड फिर एंड ऑफ द डे लॉकडाउन। तो सबसे बेस्ट मेरा वही है कि थोड़ा पब्लिसिटी से दूर रहो। आपको जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना है तो कॉलेज में जाके बच्चों से मिलो, स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनसे मिलो, उनसे सीखो, उनसे आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। बाकी तो ये होते रहते हैं, बट डोंट फ्लो विद दैट पब्लिसिटी जो होती है। उसमें बड़े बड़े स्टार्टअप, इवन शार्क टैंक के भी कम से कम 8-9 स्टार्टअप मुझे पता है जो आज बंद होने के कगार पे है, कुछ बंद भी हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको इतना सारा ग्लैमर मिला, इतना सारा अटेंशन मिला कि दे नॉट एबल टू हैंडल। लाइक अभी तो पब्लिक को पता ही है। हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें मेरे ख्याल से आपको बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप क्या आइडियाज़ इनोवेट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, तो वही चीज़ है। अभी बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो चाइना से माल यहाँ लेके बेच रहे हैं और खुद को बड़ी बड़ी कंपनी बता रहे हैं, बट ठीक है, अभी वो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है। बट मेरे ख्याल से आप इंडिया में क्या कर रहे हो, आप कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, क्या इन्वायरमेंटली आप मैसेज दे रहे हो लोगों को, एक राष्ट्र निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं अदर देन मनी आप जो जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ माय ओपिनियन। आई नेवर एक्सपेक्ट कि आप भी मुझसे एग्री करो, बट दिस इज़ माय ऑनेस्ट ओपिनियन। इट्स योर पर्सपेक्टिव्स। सो आपने कभी सोचा है लाइक I want to be the unicorn, like Bamboo India should be the unicorn at a particular नहीं, stage? मेरा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ जब मैं जहाँ पे हूँ अभी। मेरा बिल्कुल एस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि मुझे 100 करोड़ 500 करोड़ कंपनी बनानी है। हाँ, मेरा एक एम 100% है। मुझे मेरे प्रोडक्ट के थ्रू एटलीस्ट 10 करोड़ लोगों के घर में जाना है और उनके जो करंट प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको बाम्बू से रिप्लेस करना है। ये मेरी इंटेंशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के थ्रू लोग इंस्पायर हो और एटलीस्ट 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन हो जो सस्टेनेबली काम कर रहे हैं। तो ये दो मेरे डेफिनेटली मोटोज हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी वी आर जनरेटिंग, वॉट एवर वी आर जनरेटिंग, वी आर वेरी मच हैप्पी at this moment and we will be happy till the end. Okay. So, जैसा कि हम देख सकते हैं योगेश सर ने एक अनाउंस किया है कि they will support the startups of the sustainable. If you have a startup like a sustainable, please
Yes, yes, अभी already- sir as well. अभी भी ऑलरेडी मैं एक 4 स्टार्टअप में ऑलरेडी एक्टिव इन्वेस्टर हूँ. छोटी अमाउंट है बट एटलीस्ट मैं मनी एज वेल एज जो मेरी एक्सपर्टाइज है उस Mentorship, मेंटरशिप या फिर यहाँ पे जो हमारा सेटअप है उसमें भी हम उनको स्पेस दे के उनको इनकरेज कर रहे हैं. तो वो तो चलता ही रहता है. मतलब बहुत सारे ऐसे ही स्टार्टअप्स हैं, कॉलेजेस है जहाँ पे मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जितना भी मेरा नॉलेज अब तक जो मुझे मिला है आई एम हैप्पी टू शेयर विद देम. That's really fantastic, sir. So thank you, sir, for being with us. We really Thank you so much.